हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एआईबी एग्जाम। आप सब बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कौन से ऐसे केसेस है जो हमें प्रिपेयर करना ही चाहिए। तो आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ट्रांसजेंडर एंड वर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड देम एज थर्ड जेंडर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता की पुष्टि की थी और तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कौन से केस में? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, तो जब भी ट्रांसजेंडर से के रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कौन सा केस उसमें होगा? आंसर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 66A जो है वो वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, और इस सेक्शन को इसीलिए डिक्लेयर कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हमारा सेक्शन 19(1)A जो है वो सारे सिटीजन्स को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है। सेक्शन 61A उसी को वायलेट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था इस मामले में। ठीक है, तो कौन सा केस है? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो आया था 1984 में। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जनहित याचिका के माध्यम से उठाए गए बंधुआ मजदूरों की रिहाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उनकी रिहाई के लिए निर्देश जारी किए थे। तो इस केस में क्या हुआ था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाले में कि जो बाउंडेड लेबर्स थे, बॉन्डेड लेबर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी जेल से ही सुप्रीम कोर्ट को, और कोर्ट ने उसी को पिटीशन मान के और उनकी रिलीज से रिलेटेड डायरेक्शंस दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर कंसर्निंग रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर रेज्ड बाय वे ऑफ PIL, सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को ही PIL मान लिया था। ठीक है, और जो है उनके डायरेक्शन इशू किए थे उनको रिलीज करने से रिलेटेड। ठीक है, तो ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इसमें डायरेक्शन दिए थे रिलीज के। दूसरी चीज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या लेटर्स को भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट PIL कंसिडर कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसिडर कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। और कौन से केस में आई थी ये बात? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है आज हमारा शाहबानोज केस। शाहबानो वर्सेस, आपने बहुत बार सुना होगा अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 125 CRPC जो मेंटेनेंस की बात करता है वो सारे रिलीजन पे अप्लाई होगा। ठीक है, सारे रिलीजन के लोग जो है, सारे रिलीजन के विमेन जो है वो अपना मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 CRPC के अंडर। ठीक है, इन दिस केस petitioner शाहबानो बेगम prayed for grant of maintenance under 125 and Supreme Court granted that. Okay, तो इस याचिका में जो शाहबानो बेगम थी उसको 125 CRPC के तहत भरण पोषण प्रदान किया गया था। इसी केस में बोला था कि CRPC वाला जो 125 है वो सेक्युलर इन नेचर है, वो सारे ही रिलीजन पे अप्लाई होगा और कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल
14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। तो सारे ही रिलीजन की महिलाओं को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस हम देखते हैं बिजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इस केस में कोर्ट ने बोला था राइट टू स्पीक इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट। बोलने के अधिकार में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में 3 बच्चे थे, उन्होंने राष्ट्र गान गाने से मना कर दिया था। उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था, ऑल्दो दे स्टैंड, बट उन्होंने गाया नहीं था, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू स्पीक में राइट टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों के फेवर में डिसीजन दिया। और ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभी हमने देखा था कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, तो 19(1)(a) के अंदर सिर्फ राइट टू स्पीक नहीं है, राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो है 2017 का केस। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रिपल तलाक का केस, ये ट्रिपल तलाक के केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, दैट इज तलाक उल बिद्दत, को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ट्रिपल तलाक जो है उस तरीके से अब तलाक नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि अगर 3 बार प्रोनाउंस कर दिया है हस्बैंड ने, ये मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है, अगर 3 बार तलाक 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 बोल दिया हस्बैंड ने, तो वो इररिवोकेबल फॉर्म में तलाक हो जाएगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या था इसमें, द कोर्ट हेल्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 3:2, 5 जजेस की बेंच में 3:2 की मेजोरिटी से ट्रिपल तलाक को इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट marital tie can be broken capriciously and whimsically by a Muslim man without any attempt at reconciliation so as to save it। क्यों, क्योंकि irrevocable फॉर्म में तलाक माना जाता था, इसलिए उसको जो मैरिज को सेव करने के ऑप्शंस है वो सारे खत्म कर देता है। This form of talaq must therefore be held to be violative of fundamental right contained under Article 14 of the Constitution। ठीक है, यह आर्टिकल 14 के अगेंस्ट माना गया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नेक्स्ट केस, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 2018 में आया था। ये भी बहुत ही लैंडमार्क केस है और बहुत सारी एग्जाम्स में ये केस पूछा गया है। क्या हुआ था इस केस में, A 5-judge bench of Supreme Court gave a historic judgment unanimously। सारे जजेस ने यूनानिमस जजमेंट दिया था इसमें ऑन सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। इस केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक है, 377 जो क्राइम बनाता था इसको वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया था नवतेज सिंह जौहर के केस में। बट अभी भी जो होमोसेक्सुअल मैरिजेज है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। सुप्रियो मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी शादियां वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो इनके होमोसेक्सुअल कपल्स जो है वो वैलिडली शादी उनकी नहीं मानी जाएगी। कौन से उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला दिया और उसको अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, द इश्यू रिगार्डिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज री एग्जामिन्ड। ठीक है,
अब अमेंडमेंट के थ्रू क्या फंडामेंटल राइट में चेंजेस हो सकते हैं या नहीं, ये मामला था, है ना। अमेंडमेंट को लॉ मानेंगे या नहीं, आर्टिकल 13 के अंदर ये क्वेश्चन रेज हुआ था और ये क्वेश्चन डिस्कस किया था गोलकनाथ के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट फर्दर रूल दैट लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉय पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे और अब्रिज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था इस केस में कि लेजिस्लेचर जो है वो अमेंड नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो इसकी पूरी एक चेन है, कौन कौन से केसेस आए, क्या हुआ। तो आपको ये सारे ही केसेस जो अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, अमेंडमेंट को लॉ मानेंगे या नहीं, या क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, इन क्वेश्चन से डील करता है। उन सारे ही केसेस को आपको अच्छे से देख के जाना है। जैसे सज्जन सिंह का केस है, ठीक है, और गोलकनाथ का केस है। आफ्टर दैट गोलकनाथ के केस में तो ये बोल दिया था कि नहीं कर सकते अमेंड, बट उसके बाद 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, जिसने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 4 को ऐड करा और ये बोल दिया कि लेजिस्लेचर जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में। बट केशवानंदा भारती के केस में बोला था कि अमेंडमेंट कर सकता है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद का केस है, सज्जन सिंह का केस है, फिर गोलकनाथ का केस आया था। आफ्टर दैट 24th अमेंडमेंट आई थी जिसने बोल दिया था कि अमेंडमेंट हो सकती है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, और उसके बाद आया था केशवानंदा भारती का केस। नेक्स्ट केस है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड, है ना। ये पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस जो एक्ट था 2013 में आया है वो, तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये जो विशाखा की गाइडलाइंस है उसको ही ध्यान में रख के सारी चीजें रिजॉल्व की जाती थी। अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस वाले मामले होते थे तो उनमें क्या हुआ था, इसमें ऑन अगस्त 13, 1997 the apex court issued guidelines that define sexual harassment. सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन दी थी विशाखा वाले केस में, and put the onus on employers as well as other responsible persons or institutes to provide a safe working environment. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि विमेन को हमने वर्क करने का राइट तो है, इक्वालिटी का राइट तो है, बट उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वर्क प्लेस पे वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्संस है, मैनेजमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विमेन को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो इस केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में, और यही जो केस है वो एक फंडामेंटल माना जाता है। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बना तो उसमें इस चीजों को इंप्लीमेंट भी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये केस तो हम जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया भी, और यही वो केस है जिसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जजेस की बेंच बैठी है। कितने जजेस की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती के केस में? 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, इस केस में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रिंसिपल लेट डाउन करा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहे कोई भी अमेंडमेंट करो या कुछ भी करो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24th अमेंडमेंट को वैलिड बोला और रिवर्स कर दिया गोलकनाथ का केस। अभी हमने देखा था कि गोलकनाथ के केस में बोला था कि अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को, फिर 24th अमेंडमेंट आई जिसने बोला अमेंड कर सकते हैं, और केशवानंदा भारती के केस ने वही जो 24th अमेंडमेंट आई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा और ये बोला कि आप अमेंड कर सकते हो, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं करना है। और क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू बताता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा AK गोपालन वर्सेस
स्टेट ऑफ मद्रास का केस, इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन, which means legislative can deprive a person of his right by making law. अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। ए.के. गोपालन के केस में ये बोला था कि आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें आर्बिट्ररी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव की होती है उनसे बचाता है, ना कि लेजिस्लेटिव की। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर चाहे तो लॉ बना के हमारे राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है। तो ये बोला था इसके केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को ही जो है वो आप एग्जामिन कर सकते हो, ये बोला था आर्टिकल ए.के. गोपालन के केस में। ऑल्दो लेटर ऑन ये जो है वो ओवर रूल हो गया था और अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों की एक्शंस के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। नेक्स्ट, मेनका गांधी का केस में, यही वो केस है जिसने ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस को ओवर रूल करा था। क्या बोला था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में? उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन के निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के कृत्यों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है एवं विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है उचित होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला था मेनका गांधी के केस में? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आप held that Article 21 provides protection not only against act of executive. Article 21 सिर्फ executive के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है, एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट जबकि लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी देता है। और जो लॉ जो बना रहे हैं, जो डिप्राइव कर रहा है आर्टिकल 21 के राइट्स को, वो क्या होना चाहिए? वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ ऑन द कंडीशन दैट प्रोसीजर जो है, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही सिर्फ आपको रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और जस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला था मेनका गांधी के केस में। ठीक है, तो ये थे कुछ लैंडमार्क केसेस जो हर एग्जाम में आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ऐसे और केसेस हम दूसरे सब्जेक्ट के भी डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये केसेस अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।